नमस्कार विद्यार्थियों। बच्चों, आज मैं लेकर आई हूँ कक्षा 12वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक युवक भारती से पाठ 10। पाठ का नाम है बच्चों ओजोन विघटन का संकट। बच्चों, इस पाठ के लेखक हैं डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र जी। तो सबसे पहले चलिए हम जान लेते हैं लेखक परिचय के बारे में। वो इस तरह से है। डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र जी का जन्म 15 मार्च 1966 को उत्तर प्रदेश के जौनपुर में हुआ। बच्चों, इन्होंने हिंदी साहित्य में विज्ञान संबंधी लेखन कार्य में अपनी विशेष पहचान भी बनाई है और ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से 1992 में रसायन शास्त्र में केमिस्ट्री में पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त की है और विज्ञान को लोकप्रिय बनाने और जनमानस तक इसे पहुंचाने का महनीय श्रेष्ठ कार्य किया है। इसके लिए इन्हें लोक विज्ञान के अनेक विषयों पर हिंदी में व्यापक लेखन किया इन्होंने और विज्ञान से संबंधित इनकी जो है अनेक मौलिक एवं अनुदित पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। मिश्र जी ने विज्ञान लेखन की जो समकालीन पीढ़ी के जो सशक्त हस्ताक्षर रह चुके हैं और मुंबई के जो होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र में वैज्ञानिक हैं। आप सभी लोग होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र को जानते ही होंगे। तो ये रहा लेखक का परिचय और अब लेखक की कुछ प्रमुख कृतियां हैं बच्चों, उसे जान लेते हैं। वो इस तरह से है। लोक विज्ञान, समकालीन रचनाएं, विज्ञान मानव की यशोगाथा, जल जीवन का आधार आदि। बच्चों, इस पाठ की प्रस्तावना इस तरह से है कि ये जो पाठ है ओजोन विघटन का संकट एक प्रस्तुत निबंध है और इस निबंध में लेखक बता रहे हैं कि मनुष्य अपनी सुविधाओं के लिए जीवन को आरामदायक बनाने के लिए दिन रात नए नए आविष्कार करता रहता है। इन नवीन खोजों के कारण जो पर्यावरण दिन प दिन प्रदूषित होता जा रहा है उससे, और हमारी जो स्वार्थी प्रवृत्ति के चलते सूर्य से जो आने वाली हानिकारक पैराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए पर्यावरण में विद्यमान ओजोन परत को क्षति पहुंच रही है। आज हालात की ये मांग है कि ओजोन को होने वाली क्षति तकलीफ को हम रोकें ताकि इस सृष्टि को विनाश से बचाया जा सके। बच्चों, पाठ का सारांश देख लेते हैं। वो इस तरह से है। क्या है ओजोन, उसके बारे में जान लेते हैं। तो बच्चों, पाठ इस तरह से है कि जैसे आज का युग विज्ञान और प्रौद्योगिकी का युग है। आप सभी जानते हैं पूरी दुनिया में भौतिक विकास की बड़ी होड़ लगी हुई है और विकास की इस दौड़ ने जिन समस्याओं को जन्म दिया है उनमें प्रदूषण की समस्या चिंतनीय है। जैसे कि प्रदूषण हवा, पानी, मिट्टी सभी प्रदूषण की गिरफ्त में आ चुके हैं, आप सभी जानते हैं। इनमें भी पर्यावरणीय प्रदूषण बहुत बड़े संकट का रूप ले चुका है बच्चों। वो इस तरह से है, यहाँ तक कि मिट्टी भी आज प्रदूषण से अछूती नहीं रही। इस प्रदूषण की चपेट से शायद ही कोई चीज बची हो। सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा मिलना मुश्किल हो रहा है। जीने के लिए साफ पानी कम लोगों को ही नसीब हो रहा है। बच्चों, हमारे जो पर्यावरण विदों का कहना क्या है कि अगले 25 सालों में दुनिया को पेयजल के घनघोर संकट का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आज शायद ही कोई जल स्रोत प्रदूषण से अप्रभावित बचा होगा। बच्चों, इस तरह है कि फिलहाल यहाँ हम पर्यावरणीय प्रदूषण के सिर्फ एक पहलू की चर्चा कर रहे हैं और वो है ओजोन विघटन का संकट। पिछले कई वर्षों से पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है तथा इसे लेकर अच्छी खासी चिंता भी व्यक्त की जा रही है। आखिर यहाँ सवाल समूची मानव सभ्यता के अस्तित्व का है। तो बच्चों, यहाँ पर प्रश्न उठता है कि ये ओजोन है क्या, यह कहाँ स्थित है और उसकी उपयोगिता क्या है, इसका विघटन क्यों और कैसे हो रहा है, ओजोन विघटन के खतरे क्या क्या हैं
और यदि ये खतरे एक हकीकत है तो इस दिशा में हम कितने गंभीर हैं और इससे निपटने के लिए क्या कुछ एहतियाती कदम उठा रहे हैं, इस पर हम देखते हैं विचार करके। तो बच्चों, सबसे पहले हम जान लेते हैं ओजोन क्या है। तो ओजोन एक गैस है बच्चों, जो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। यह गैस नीले रंग की होती है और प्रकृति में तीक्ष्ण और विषैली होती है। यह मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है और तो और श्वसन नलिका में जाने पर जलन पैदा करती है। लेकिन वायुमंडल में मौजूद यही गैस हमारी रक्षा भी करती है बच्चों। यह वह ओजोन गैस है जिसकी वजह से धरती पर जीवन फल फूल सका है। वो कैसे? धरती पर जीवन के जो अस्तित्व का श्रेय एक तरह से ओजोन को ही जाता है बच्चों। ओजोन गैस धरती के वायुमंडल में 15 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। वायुमंडल का यह क्षेत्र स्ट्रेटोस्फियर कहलाता है। क्या कहलाता है? स्ट्रेटोस्फियर कहलाता है। तो ओजोन की सबसे ज्यादा सांद्रता धरती से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। जैसा कि हम जानते ही हैं कि सौर विकिरण में तमाम तरह की किरणें होती हैं। इनमें दृश्य प्रकाश, अवरक्त किरणें और पराबैंगनी किरणें होती हैं। बच्चों, पराबैंगनी किरणें अल्प तरंग दैर्घ्य की किरणें होती हैं। ये किरणें काफ़ी घातक होती हैं क्योंकि इनमें ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। बच्चों देखिए, हमारे वायुमंडल में मौजूद ओजोन बाह्य अंतरिक्ष से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती हैं और फिर उन्हें धरती तक नहीं आने देती। यदि ये किरणें बेरोक टोक धरती की सतह तक चली जाएं तो इंसान के साथ ही जीवमंडल के तमाम दूसरे जीव जंतुओं को भारी नुकसान हो सकता है। इन पराबैंगनी किरणों से मनुष्य में त्वचा की कैंसर से लेकर दूसरे अनेक तरह के रोग हो सकते हैं। जिस तरह रोजमर्रा के जीवन में सामान्य छतरी धूप और बरसात से हमारा बचाव करती है, ठीक है, छतरी हमारा धूप और बरसात से बचाव करती है, उसी तरह वायुमंडल में स्थित ओजोन की परत हमें घातक किरणों से बचाती है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? ओजोन छतरी के नाम से भी पुकारते हैं बच्चों, आजकल की विकास की अंधी दौड़ में हमने संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल किया है। इस दौरान हमें इस बात का ध्यान प्रायः कम ही रहा है कि इसका दुष्प्रभाव क्या हो सकता है। तो आज परिणाम हम सबके सामने ही है। हमारे कारनामों से प्राकृतिक संतुलन चरमरा सा गया है। भूमंडल पर शायद ही ऐसी कोई चीज शेष हो जो हमारे क्रियाकलापों से प्रभावित न हुई हो। तो चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं, आइए कि देखें कि ओजोन का विघटन क्यों और कैसे हो रहा है। जैसा कि हम जानते ही हैं कि दैनिक जीवन में कीटनाशक और प्रसाधन सामग्री जो हमारी मेकअप की होती हैं, जो हमारी दवाइयाँ होती हैं, रंग रोगन से लेकर प्रशीतक यानी फ्रिज और एयर कंडीशनिंग वगैरह में प्रशीतन का अहम स्थान है। प्रशीतन यानी ठंडा करने की जो क्रिया होते हैं उसे प्रशीतन कहते हैं, और प्रशीतक यानी फ्रीज करना, ठंडा करना, इस तरह से है। तो अहम स्थान है इसका। और सन 1930 से पहले प्रशीतन ठंडा करने की प्रक्रिया के लिए अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड गैसों का इस्तेमाल होता था, लेकिन इनके इस्तेमाल में अनेक व्यवहारिक कठिनाइयाँ भी थी। उदाहरण के तौर पे बताऊं तो इस तरह है कि ये गैसें जो तीक्ष्ण थी और मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक थी, अतः वैज्ञानिकों को एक अरसे से इनके उचित विकल्प की तलाश भी थी जो इन कमियों से मुक्त हो। इस क्रम में 30 के दशक में थॉमस मेंडले द्वारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे CFC कहा जाता है बच्चों, नामक यौगिक की खोज हुई।
प्रशीतन के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी उपलब्धि तब रही। बच्चों, अध्ययन से पता पाया गया कि ये रसायन सर्वोत्तम प्रशीतक हो सकते हैं, यानी फ्रीज हो सकते हैं, क्योंकि ये रंगहीन है, गंधहीन, अक्रियाशील होने के साथ साथ अज्वलनशील भी थे। इस तरह ये आदर्श प्रशीतक सिद्ध हुए। इसके बाद तो प्रशीतन में सीएफसी का इस्तेमाल चल निकला और प्रशीतन उद्योग में अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड की जगह सीएफसी ने ले ली। इससे प्रशीतन प्रौद्योगिकी में एक क्रांति सी आ गई और तदंतर बड़े पैमाने पर सीएफसी यौगिकों का उत्पादन होने लगा और घरेलू कीटनाशक, प्रसाधन सामग्री और दवाइयाँ और रंग रोगन से लेकर फ्रीज और एयर कंडीशन में इनका खूब इस्तेमाल भी होने लगा। बच्चों, आप लोगों को बता दूं कि सीएफसी यौगिकों का एक खास गुण है कि ये नष्ट नहीं होते। इनका न तो ऑक्सीकरण होता है और न ही अपघटन। ये पानी में भी नहीं घुलते। यहाँ स्वाभाविक रूप से सवाल उठता है कि इस्तेमाल में आने वाले इन यौगिकों का आखिर होता क्या है। बच्चों, सबसे पहले एक अमेरिकी वैज्ञानिक एफ.एस. रोलेड का ध्यान इस प्रश्न की ओर गया। उन्होंने इस दिशा में लगातार कई वर्षों तक अनुसंधान किया। इनका शोध पत्र जब 1974 में नेचर नामक प्रतिष्ठित पत्रिका में, उनके पत्रिका का नाम था नेचर, प्रतिष्ठित पत्रिका में प्रकाशित हुआ तो पूरी दुनिया में एक हलचल सी मच गई थी। अपने पत्र में रोलेड ने निष्कर्ष दिया था कि ये यौगिक धरती की ओजोन परत को नष्ट कर चुके हैं। शुरू में लोगों ने रोलेड की बातों को कोई खास अहमियत नहीं दी। कुछ लोगों ने तो उन्हें आतंकित पर्यावरणवादी कहकर उनका उपहास किया। लेकिन कुछ ही साल बाद 1985 में ब्रिटिश सर्वे टीम के कार्यों से रोलेड की बात सही साबित हो गई। बच्चों, आपको एक चीज और बता दूं कि अमेरिकी उपग्रह निम्बस द्वारा भेजे गए चित्र से भी रोलेड की बात की पुष्टि हुई। ब्रिटिश टीम ने जताया भी कि यदि बहुत जल्दी ओजोन विघटन को न रोका गया तो ओजोन परत के छिंजने से आने वाली जो पैराबैंगनी किरणों से धरती के तापमान में वृद्धि होगी तथा अनेकानेक तरह की त्वचा संबंधी व्याधियां फैलेंगी। त्वचा के कैंसर के रोगियों की संख्या लाखों में हो जाएगी। इस तरह से बताया। बच्चों, सीएफसी रसायन जो है चूंकि हवा से हल्के होते हैं, अतः इस्तेमाल में आने के बाद मुक्त होकर ये सीधे वातावरण में ऊंचाई पर चले जाते हैं और वायुमंडल में ऊपर पहुंचने पर ये यौगिक पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आ जाते हैं, जहां इनका प्रकाश अपघटन यानी फोटोलिसिस होता है। अब यह फोटोलिसिस से क्या क्लोरीन मुक्त मूलक पैदा होते हैं। क्लोरीन के ये मुक्त मूलक ओजोन से अभिक्रिया करके उसे ऑक्सीजन में बदल देते हैं। इस तरह ओजोन का ह्रास होने से ओजोन की परत धीरे धीरे छिजती जा रही है। बच्चों, आज ओजोन छतरी का जो अस्तित्व ही संकट में पड़ गया है। जिस सीएफसी को हम निष्क्रिय समझते थे वो इतनी सक्रिय है कि उससे निकला एक क्लोरीन मुक्त मूलक ओजोन गैस के 1 लाख अणुओं को तोड़कर ऑक्सीजन में बदल देता है और ऐसी श्रृंखला अभिक्रिया के कारण होती है। यहाँ गौरतलब है कि सन 1974 में पूरी दुनिया में सीएफसी की खपत 9 लाख टन थी। पिछले कई वर्षों के शोध से मालूम हुआ कि दक्षिणी ध्रुव के ऊपर मौजूद छिद्र आकार में बढ़ता जा रहा है। हाल ही के वर्षों में उत्तरी ध्रुव के ऊपर भी ओजोन के विघटन और ओजोन आवरण में छिद्र पाए जाने की सूचना मिली है, जो बेहद चिंतनीय है। बच्चों, ओजोन संकट पर विचार करने के लिए दुनिया के अनेक देशों की पहली बैठक कब हुई? 1985 में वियना में हुई। बाद में सितंबर 1987 में कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में बैठक हुई।
जिसमें दुनिया के 48 देशों ने भाग लिया, 48 देशों ने भाग लिया। इस बैठक में जिस मसौदे को अंतिम रूप दिया उसे मार्टियल प्रोटोकॉल भी कहते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, मार्टियल प्रोटोकॉल। इसके तहत यह प्रावधान रखा गया कि सन 1995 तक सभी देश CFC की खपत में 50% की कटौती तथा 1997 में 85% की कटौती करेंगे। और मसौदे के कई बिंदुओं पर विकसित और विकासशील देशों के बीच मतभेद उभर कर सामने आए। मुद्दा था गैर CFC प्रौद्योगिकी तथा उसका हस्तांतरण। बच्चों, कई विकासशील देश चाहते थे कि इस पर आने वाला जो खर्च धनी देश वहन करें, क्योंकि ओजोन विघटन के लिए वे ही जिम्मेदार हैं। सन 1990 के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पूरी दुनिया में CFC की खपत 12 लाख टन तक पहुंच गई थी, जिसकी 30% हिस्सेदारी अकेले अमेरिका की थी। भारत का प्रतिशत मात्र 0.6 था। भारत की तुलना में अमेरिका की CFC की खपत 50 गुना ज़्यादा थी। इस समस्या पर विचार करने के लिए लंदन में एक बैठक हुई, जहां नए प्रशीतनों की खोज और पुरानी तकनीक में विस्थापन के लिए कोष बनाने की मांग की गई। यहाँ विकासशील देशों के दबाव के चलते विकसित देशों को कई रियायतें देनी पड़ी। इसके अंतर्गत नई तकनीकों के हस्तांतरण में मदद के साथ साथ CFC के विकल्प की खोज में दूसरे देशों को धन मुहैया कराना मुख्य समझा गया। बच्चों, सन 2010 तक विकासशील देश CFC का इस्तेमाल एक कदम बंद कर देंगे। इस दौरान विकसित देश नए प्रशीतकों की खोज में विकासशील देशों की आर्थिक मदद करेंगे। बच्चों, इस स्थिति की गंभीरता को देखते हुए दुनिया के सभी देशों ने इस बारे में विचार करके समुचित कदम उठाने शुरू कर दिए। आप लोग जानते ही हैं ग्रीन हाउस के प्रभाव के कारण आज धरती का तापमान निरंतर बढ़ रहा है। इसमें ओजोन विघटन की भी अहम भूमिका है। पराबैंगनी किरणें जब धरती तक आती हैं तो स्थल मंडल में मौजूद वस्तुओं द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं, और ये वस्तुएं पराबैंगनी के अवशोषण के बाद अवरक्त विकिरण उत्सर्जित करती हैं। ये किरणें वापस वायुमंडल के बाहर नहीं जा पाती, क्योंकि हवा में मौजूद कई गैसें उन्हें अवशोषित कर लेती हैं। इस तरह से धरती का तापमान बढ़ता है। तापमान बढ़ने से ध्रुवों पर जमी हुई विशाल बर्फ राशि के पिघलने के समाचार भी आ रहे हैं। यदि ऐसा होता रहा तो समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा और तमाम तटीय क्षेत्र पानी में डूब सकते हैं। बच्चों, इस ताप वृद्धि से जलवायु में जबरदस्त बदलाव भी आ सकता है, और मानसून में परिवर्तन के साथ कई अतिवृष्टि तो कहीं अकाल जैसी स्थिति भी आ सकती है। वैसे विगत एक सदी के दौरान भूमंडल में काफ़ी परिवर्तन पाया गया है। बच्चों, हाल ही के शोध में के बाद बताया गया है कि हिमालय में गंगोत्री स्थित गौमुख हिम नदी हर साल 18 मीटर पीछे की ओर खिसकता जा रहा है। अगर यही हाल रहा तो संभव है कि 21वीं सदी के प्रथमार्ध तक यही हिम नदी तथा साथ ही हिमालय के दूसरे हिम नदी भी गलकर समाप्त हो जाएंगे। ऐसे में उत्तर भारत में बहने वाली नदियों का अस्तित्व मिट जाएगा और मैदानों की उपजाऊ भूमि ऊसर में बदल जाने से कोई रोक नहीं सकेगा। बच्चों, अगर समय रहते स्थिति पर काबू नहीं पाया गया तो इसके गंभीर परिणामों से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ओजोन विघटन के व्यापक दुष्प्रभावों के चलते इंसानी सभ्यता संकट में है। अतः जरूरत है कि फौरन इससे निपटने के लिए समग्र कदम उठाए जाए, सही कदम उठाए जाए, अन्यथा कल तक तो शायद बहुत देर हो जाएगी। बच्चों, ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी सी हो गई है, क्योंकि ज़रूरी पार्ट है और ज़रूरी मुद्दा भी है, शीर्षक भी है ओजोन संबंधित। तो अगर ये बड़ी भी हो गई है तो इसे समझने के लिए थोड़ा समय तो देना ही होगा। तो आप समझ सकते हैं इस बात को।
उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये ओजोन संबंधित जानकारी और ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आ ही गया होगा। और चलिए फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। Go and subscribe to my channel. Also press the bell icon.